नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। नए फाइनेंशियल ईयर के नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पहली बार हम मिल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। अप्रैल से शुरुआत हो गई है। बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं इस नए वित्तीय वर्ष में, क्योंकि जो बजट में प्रावधान किए गए थे वो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। उन बदलावों का आपकी और हमारी ज़िंदगी पर, हमारे और आपके निवेश की दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ेगा, आज चर्चा इकोनॉमी टुडे में इसी मुद्दे पर करेंगे। हैशटैग इकोनॉमी टुडे का आपको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर रवि सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं एसएमसी ग्लोबल के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि वक्त निकालने के लिए। इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि हमारे दर्शक जुड़ते हैं और जीमेल और ट्विटर 2 तरीक़ों से अपने सवाल करते हैं, और आज आपका सवाल जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट को लेके, वो आप इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, और आज पहला दिन है काम करने का। बाज़ारों की शुरुआत भी ठीक ठाक हुई है। एक ट्रंकेटेड वीक था। बीते अगर हफ्ते की बात करें तो छुट्टियां काफ़ी थी, और छुट्टियों के बाद फिर से जब बाज़ार आज खुले हैं तो पॉजिटिव संकेत। तो सबसे पहले इस नए साल की कुछ नई बातें डॉक्टर साहब चर्चा कर लीजिए, और क्या कुछ दिख रहा है आज का पैटर्न आपको? देखिए, काफ़ी दिनों के बाद, एक तो लंबी छुट्टी के बाद मार्केट ने आज दस्तक दी है, तो और तेज़ी की दस्तक दी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा है। जो एक था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जोन में था, वो शायद अब पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और पूरी तरह से इस समय अगर सेक्टर वाइज स्पेसिफिकली देखिए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है। सेंसेक्स यहाँ पर 33,100 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ है, और 10,180 के पास निफ्टी है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, और मार्केट में जो एक पॉजिटिवनेस बनी है वो भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है। FIIs का कॉन्फिडेंस यहाँ पर फिर से बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर आप देखें तो लास्ट वीक से FIIs ने यहाँ पर बाइंग थोड़ी सी शुरू करी है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो मोमेंटम है वो फिर से एक पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के जो लोगों के मन में डर था वो अब शायद निकल रहा है। आइए देखते हैं टॉप लाइन्स हमारी, और जगत की कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चर्चा लगातार जारी है, आपके सवालों का भी हमें इंतजार है। जीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की सुविधा की सफल शुरुआत कल रविवार के दिन 1.7 लाख ई-वे बिल सिस्टम से जनरेट। सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन, सामानों की आवाजाही में आसानी होगी और नाकों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। अप्रैल से फरवरी के बीच म्यूचुअल फंड्स में आया रिकॉर्ड 2.94 लाख करोड़ रुपए का निवेश। रिटर्न में सबसे आगे रहे आईटी फंड्स। फार्मा ने आपको दिया नेगेटिव रिटर्न। फरवरी के अंत में म्यूचुअल फंड के पास कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और सीएनजी की कीमत में 90 पैसे की बढ़ोतरी। कुकिंग गैस के दाम 1 रुपये 15 पैसे बढ़ाए गए। आईजीएल ने जानकारी दी कि दिल्ली में सीएनजी के दाम 40 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गए। एनसीआर में ये दाम 47 रुपये 5 पैसे प्रति किलो किए गए हैं। रात में जो आपको सीएनजी सस्ती मिलती है 1.5 रुपये, वो व्यवस्था जारी रहेगी। बीएसई का सेंसेक्स 50 अंकों से ज़्यादा इस वक्त बढ़ता हुआ 33,018 के स्तर पर। एनएससी का निफ्टी भी 10,137 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मार्केट्स को लेकर के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई अब बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो चुके हैं मार्केट, जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो अब दूसरे एसेट्स की तरफ देखा जाए। क्या ये वक्त है, नए साल की रणनीति यही है कि आप इक्विटीज़ पर फोकस करेंगे, या इक्विटी के अलावा दूसरे जो तरीके हैं निवेश के उस पर भी ध्यान देंगे? देखिए अजय जी, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या निवेश कर रहे हो तो हमेशा अपने पूरे पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखें। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि आप ये मत सोचें कि आप स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रखें। आप प्रॉपर्टी में भी अपना इन्वेस्टमेंट रखिए, स्टॉक मार्केट में भी रखिए, कमोडिटी मार्केट में भी रखिए, सोने और चांदी में भी खास तौर से रखें, तो आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ है मार्केट में अब जैसे कि ऊपरी टॉप लेवल से अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर, जो यंग जनरेशन खास तौर से जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है कि यहाँ पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें जिससे अच्छे रिटर्न्स हमको मिल सकें, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो अपने पोर्टफोलियो को अब स्टार्ट कर सकते हैं।
कई ऐसे स्टॉक्स स्पेसिफिक है, जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो हमेशा गर्मियों से रिलेटेड स्टॉक्स को, जैसे कि एक सिंपल क्वालिटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो आइसक्रीम बहुत खाई जाती है और उसका भी स्टॉक्स जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के जैसे गर्मियाँ हैं तो वोल्टास है, इन सब के चूँकि काफ़ी यूजर्स बढ़ जाते हैं तो इन सब कंपनियों को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट एक सीज़न में निकलने को देखने को मिलते हैं। तो उस प्रॉफिट का भी आप हकदार बन सकते हैं, आप उनके स्टॉक्स को यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में गिरावट हो या बढ़त हो, आपको फायदा जरूर मिलता है। दूसरी तरफ अजय जी, एक बात आपने अभी बोली कि यहाँ पर आईटी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए और फार्मा ने थोड़े से कम रिटर्न दिए हैं या निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो मार्केट में जब भी पॉजिटिव तेजी का दौर होगा, आपको डिफेंसिव काउंटर जो है वो थोड़ा कम रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, नेगेटिव रिटर्न देता हुआ आएगा। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो आपको यहाँ पर पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है। तो ये आप हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए। जैसे नेगेटिव कोरिलेशन आपका है फार्मा के साथ में, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 70% आप जो है वो आप डायरेक्ट किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मा को भी अपने पोर्टफोलियो में 10 से 20% का रख सकते हैं। फार्मा को 10 से 20% आप रखने की एक तरह से सलाह दे रहे हैं। आज अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में करीब आधे फीसदी की गिरावट दिखाई दे रही है। ऑटो में थोड़ी सी बढ़त है, 1% से ज़्यादा ऑटो का जो स्टॉक है बढ़ा है। मेरे ख्याल से जो ऑटो नंबर्स आए हैं वो पॉजिटिव होने की उम्मीद में ये जो स्टॉक्स हैं बेहतर कर रहे हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया फ़ायदे के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स पे ही अगर निगाह डालें तो वहाँ पर जो स्थिति है वो क्या करे डॉक्टर रवि, और जिस तरह से टाटा मोटर्स ने अच्छे नंबर दिए हैं उसका फ़ायदा आज शेयर को दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी बढ़त है। देखिए 3% के आसपास की तेजी आपको टाटा मोटर में देखने को मिल रही है, मारुति में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए इनका जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, खास तौर से फंडामेंटली ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये इस साल एंड तक में 20% से ज़्यादा का रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। मार्केट में देखिए कोई भी करेक्शन अगर आता है तो ज़रूर है कि थोड़ी सी हलचल देखने को मिलती है, लेकिन अगर ऐसी हलचल नहीं होगी तो आप कभी भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं आते हुए देखेंगे या फिर नए लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे हायर लेवल पर। तो अभी फिलहाल टाटा का अगर देखें तो 336 रुपये का स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 330 और 36 के बीच में अगर बाय करने लायक है, बहुत जल्द आपको 350 से ऊपर के रेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ है मारुति को अगर आप देखें तो मारुति में भी यहाँ पर काफ़ी हद तक एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको 10,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 2 से 3 महीने का नज़रिया यहाँ पर रहेगा, तो जब भी 8,500 से 9,000 के बीच में है आप थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। और ऑटो सेक्टर में आप जब कर रहे हैं तो आप हमेशा ऑटो पार्ट्स के भी स्टॉक्स को ज़रूर रखें, क्योंकि उनकी भी यहाँ पर अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है। एक छोटा स्टॉक है रेको ऑटो, आप इसमें ये पार्ट्स बनाते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इनका जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर इनके अगर आप देखें तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छी कंपनी के चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। छोटा स्टॉक है, 80 रुपये का स्टॉक है, आप यहाँ पर एक बार खरीदारी कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको 100 रुपये होता हुआ नजर आएगा रेको ऑटो। डॉक्टर अभी अगर ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो कुछ जो स्टॉक्स हैं वो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर एमआरएफ 72,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपका जो आयशर मोटर है वो 28,000 रुपये 500 के आसपास, बॉश इंडिया 18,000। ये देखने में आंकड़े इतने बड़े लगते हैं कि अगर आप एक स्टॉक भी खरीदने जाएँ एमआरएफ के तो आपको इतने पैसे चाहिए। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है साहब कि ये टाटा मोटर्स 186 रुपये का मिल रहा है और एमआरएफ तो 72,000 रुपये का मिल रहा है। इतना डिफरेंस क्यों होता है? थोड़ा सा अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझा पाए। जी बिल्कुल, देखिए कंपनी जब स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमेशा उसको स्प्लिट कर देती है, यानी कि एक के साथ 2 कर देती है, तो उससे स्टॉक के रेट थोड़े से नीचे आ जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आयशर मोटर की आपने बात करी, इन्होंने अभी स्टॉक को अगर स्प्लिट कर देते हैं तो ये स्टॉक जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आपको 1 के बदले 3 अगर कर देते हैं तो उस हिसाब से आपको डिवीज़न देखने को मिलेगा और वापस से ये स्टॉक जो है वो 2,000 के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ होती है, जैसे कि अगर मारुति का शेयर आप देखिए तो उसको 2 बार स्प्लिट करने के बाद वो अभी फिर से वापस से 8,000 रुपये का यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है। तो जब भी स्टॉक की बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई हो जाती है तो कंपनियां कोशिश करती हैं कि उनको छोटे यानी डिवाइड कर देती हैं, यानी स्प्लिट कर देती हैं, जिससे कि आम इन्वेस्टर की पहुंच तक पहुंच जाए और ऐसा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना हो। देखिए अगर आप एक महंगा स्टॉक खरीदते हैं, यानी कि अगर आप आयशर मोटर सपोज खरीदते हैं और उसमें अगर 5% की रैली आप देखते हैं तो उसके लिए
उतनी ही वोलेटिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और चाहे आप 80 रुपये का एक स्टॉक खरीदिए, उसमें अगर आप 5% की वोलेटिलिटी देखते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में सेम है, सिर्फ आपके देखने का फ़र्क है। कंपनी के फंडामेंटल पर डिपेंड करता है कि उसकी स्टॉक की वैल्यू कितनी है। और बैंक्स अभी भी नुकसान में दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर खबरों का असर दिख रहा है और करीब करीब ये 4.25% ये स्टॉक टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो पूरा स्पेस है, आपको कहीं पे कुछ उम्मीद लग रही है कि वहाँ पर चीज़ें संभलती हुई नज़र आएंगी, या अभी भी जो बैंकिंग स्टॉक्स आउट ऑफ फ्लेवर ही रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से गिरावट और ख़ास तौर से नेगेटिव न्यूज़ का एक दौर सा चल चुका है, क्योंकि नई नई खबरें देखने को मिल रही, मुझे लगता है देखिए, आप पैसा आपका है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जिनमें कि एक अच्छा करेक्शन मिले, उनकी आप खरीदारी यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि इस समय अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखिए तो मुझे लगता है कि 265 रुपये का स्टॉक है, थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ के चलते काफ़ी टूटा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये 230 और 35 और 40 के बीच में मिलता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से एसबीआई को अगर आप देखिए तो 250 रुपये आज फिर से देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते पहले ये 235 रुपये था। तो जब ऐसे लोअर लेवल्स आते हैं, देखिए एसबीआई या आईसीआईसीआई इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ, निगेटिव न्यूज़ या फिर कुछ ऐसा अगर आता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि इस तरीके के अगर करेक्शंस होते हैं, हाँ, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर 10% 15% किसी स्टॉक में, इस तरीके के स्टॉक्स में करेक्शन होता है तो वो आपके लिए हेल्दी करेक्शन है, और आपको वहाँ पर एक बार अगर आप बिड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा हद तक मुनाफा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और सेक्टर्स, कुछ और रणनीति पर चर्चा, शायद स्टॉक्स के अलावा जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो करेंसी हो या फिर कमोडिटीज, उस पर भी राय लेंगे डॉक्टर रवि से। आप कहीं मत जाइए, देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, और नए फाइनेंशियल ईयर में हम नई रणनीति क्या हो निवेश की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीर्वाद, माँ का लाड और माँ का दूध बच्चे के लिए कभी कम नहीं पड़ता। माँ हूँ इसलिए जानती हूँ। यकीन रखिए, बार बार पिलाने से माँ का दूध बढ़ता ही है। माँ का दूध, फायदे खूब। अरे सुनील, इसे तो बहुत चोट लगी है। अरे भैया जरा मदद करो। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। रुको रुको, क्योंकि ये बेहोश है, हमें इसे हिलाना नहीं चाहिए। हो सकता है सर या रीढ़ की चोट हो जो और बढ़ जाए। हमें इसका खून का बहना रोकना चाहिए। तुम इस साफ रुमाल से इसकी ब्लीडिंग वाली जगह को जोर से बांध दो। सुप्रिया, इस टूटी हुई हड्डी को किसी सख्त चीज से सपोर्ट देना चाहिए, जैसे कि ये बैग। अरे वाह, इसने तो इमरजेंसी नंबर में अपने परिवार का नंबर सेव कर रखा है। मैं अभी उन्हें सूचित करती हूँ। मैं तो घबरा ही रही थी कहीं हम पूछताछ में न फंस जाएं। अगर हमारी मर्जी ना हो तो कोई भी हमें हमारा नाम या नंबर के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हमारी थोड़ी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। दिखे कहीं घायल इंसान, करो मदद और बनो महान। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पता है, अब डाकघरों और बैंक में भी आधार बनवाने और अपडेट करवाने की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में 6,500 डाकघरों और 7,000 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र है। जल्द ही 13,000 डाकघरों और 14,000 बैंक शाखाओं में आधार सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनकी जानकारी आप uidai.gov.in या 1947 पर कॉल करके ले सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना? घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो एच फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, और 1 अप्रैल से कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। ये निगाह डालते हैं उन पर, और जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने की है कि आज से अगर आप
कुछ भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 10% का ये टैक्स है, 1 साल से ज़्यादा के निवेश पर लगेगा। उससे कम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% है वो लगता है। 1 लाख रुपए तक आपको रिटर्न पर टैक्स नहीं लगेगा, ये समझना ज़रूरी है। और 31 मार्च तक जो भी आपको रिटर्न मिला है वो ग्रैंडफादर्ड हो चुके हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन आज से लागू हो गया, पहले करीब 32,000 था। म्यूचुअल फंड्स को भी अब 10% का डिविडेंड टैक्स आज से अदा करना होगा। तो ये जो तमाम बड़ी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करें डॉक्टर भी, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? क्या आप पूरे साल के बाद में देखेंगे कि 1 लाख रुपए का आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं, और उसके बाद टैक्स देंगे, क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए, आप जब भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं और आपका जो नेट प्रॉफिट 1 साल का आता है, अगर वो 1 साल आप जैसे किसी स्टॉक को, सपोज आपने एक SBI का ही स्टॉक खरीदा और 1 साल में आपका प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा हुआ, यानी कि 1 साल से ज़्यादा आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे। अगर नुकसान होगा तो आपको कोई यहाँ पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि आपका टैक्स अब बनेगा नहीं। दूसरी तरफ है कि अगर आपने कई स्टॉक का बास्केट ले रखा है, यानी कि आपने कई अलग अलग स्टॉक्स को यहाँ पर खरीद रखा है और उन टोटल स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है और आपकी होल्डिंग उसमें से कुछ स्टॉक को आपने ऐसा किया कि आपने 1 साल से ज़्यादा रखा, तो आपको 10%, जिन स्टॉक्स को आपने 1 साल से पहले काट दिया यानी कि एग्जिट कर दिया, उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया, उनमें 15% ये आपको देना पड़ेगा। ई-वे बिल जो है वो भी कल से लागू हो गया है, 1 अप्रैल से। एक बड़ी व्यवस्था जिसमें जब भी आप इंटरस्टेट गुड ट्रांजैक्शन करेंगे, गुड्स का मूवमेंट करेंगे, तो जो गुड्स मंगा रहा है, जो गुड्स भेज रहा है और जो ट्रांसपोर्टर, ये तीनों मिल करके ये जो बिल है इसको जनरेट करेंगे और उसके बाद ही आप सामान की आवाजाही कर सकते हैं। ये कानून बन चुका है। ई-वे बिल जो अमल में आ चुका है, अगर कारोबारी या ट्रांसपोर्टर 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। आज थोड़ा सा समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम है क्या, चर्चा जारी है। अप्रैल से ई-वे बिल अमल में आ चुका है, और तो जाहिर सी बात है ई-वे बिल आने के बाद में कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे कि एक सामान अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो किस तरह से ई-वे बिल को जनरेट किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा के कंसाइनमेंट को अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना ज़रूरी होगा। आप वेबसाइट पर जाकर के बड़े आराम से ही ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि जो सरकार की जो वेबसाइट है यानी कि e-way-bill-gst.gov.in पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन करके ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है कि e-way-bill-gst.gov.in पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दबाना है यहाँ पे, और जैसे आप ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे आपका GSTIN नंबर मांगा जाएगा। 15 डिजिट का आप GSTIN नंबर डाल सकते हैं, जिसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। और जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ये आपसे लॉगिन करने को कहेगा, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करके या यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे काम नहीं करना चाहते तो आप मोबाइल पे अपने जो प्ले स्टोर के माध्यम से, यानी कि जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, प्ले स्टोर के माध्यम से भी ई-वे बिल को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इस ई-वे बिल की ऐप को खोल सकते हैं। ये ई-वे बिल की ऐप बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आप डेस्कटॉप पे अगर लॉगिन करते हैं वैसे आप ई-वे बिल में यहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपना GSTIN नंबर डालने के बाद में। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप ट्रेडर हैं, डीलर है या फिर ट्रांसपोर्टर है और अपना सामान अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं तो आपको एक सिंगल जो ई-वे बिल है उसको जनरेट करने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी भी माल सामान को भेजने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए अगर मल्टीपल यानी एक से ज्यादा ट्रेडर्स या फिर डीलर या ट्रांसपोर्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप कंसोलिडेटेड ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ई-वे बिल अगर है तो आपके जहन में भी कई सारी क्वेरीज होंगी, कई सारे सवाल होंगे, तो बड़ा आसान है। ट्विटर पे कई सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सरकार ने रिलीज किए हैं, यानी कि @askgst_GOI पे आप जाएंगे तो आप कई सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि ई-वे बिल जनरेट करना किसको जरूरी है, कितने तक ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैसे जनरेट होता है, इस तमाम चीजों की जानकारी काफी विस्तृत मात्रा में इस ट्विटर हैंडल पे जो कि @askgst_GOI पे दी गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज है या फिर उलझन है तो यहाँ पे आप जाकर के सुलझा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ई-वे बिल जहाँ एक तरफ पारदर्शिता को बढ़ावा देगा तो दूसरी तरफ जो माल सामान की जो आवाजाही है एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर उसमें भी काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी। कैमरा पर्सन अच्युतन साहू के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल जीमेल पर, और अभी भी लोग यूएस और चाइना ट्रेड वॉर पर सवाल कर रहे हैं। क्या भारतीय स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, इंडियन इकॉनमी पर असर पड़ेगा और या फिर ख़त्म हो गया ट्रेड वॉर?
देखिए काफ़ी हद तक इम्पैक्ट तो अभी पड़ ही रहा है और ये कहिए कि थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है, यानी कि थोड़ा इसका इम्पैक्ट कम हुआ है, जो कि यहाँ पर भारतीय फंडामेंटल भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। अगर भारत के आप फंडामेंटल देखिए, एफएक्स रिजर्व, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि करेंसी की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एफएक्स रिजर्व की हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट में काफ़ी हद तक ईज ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ सावधान रहने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मेटल काउंटर में काफ़ी हद तक आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और अगर अब नेक्स्ट कोई ऐसी वो देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा कमोडिटी पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर सोयाबीन है, सोया रिफाइंड है, खाने के तेल हैं, इनमें काफ़ी हद तक ट्रेड वॉर का असर पड़ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर आपको देखें तो काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक यहाँ पर ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। सुबोधकांत समझना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी डीमैट अकाउंट्स अ पर्सन कैन होल्ड, एक आदमी के पास कितने डीमैट अकाउंट हो सकते हैं? देखिए आप चाहे 10 ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आपका एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक ही डीमैट अकाउंट के थ्रू आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि आपके पैन कार्ड आपके एड्रेस के साथ में या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में मर्ज होता है। तो आप अगर अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। अगर किसी एक जगह पर खुलवाया, आप दूसरे ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं तो या तो आप अपना डीमैट अकाउंट शिफ्ट करा सकते हैं उस ब्रोकर के पास, या फिर आप उसको वहाँ पर क्लोज कराकर दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कई अकाउंट रखने का कोई खास फायदा नहीं है। अगला जीमेल है, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स इन द स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स? अमिताभ मौर्य समझना चाह रहे हैं आपसे। देखिए डेरिवेटिव मार्केट जो है उसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर सपोज करिए कि आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, यानी कि अगर सपोज मैं SBI का एक स्टॉक लेता हूं और उसको अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो मैं उसका एक शेयर जो 360 रुपये का यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो मैं 360 रुपये का एक शेयर 360 रुपये दे करके परचेज कर सकता हूँ इक्विटी में। डेरिवेटिव का फ़ायदा ये होता है कि आप उसका फ्यूचर यहाँ पर एक्सचेंज रिलीज़ करता है। फ्यूचर में एक कॉम्बिनेशन होता है स्टॉक्स का। सपोज उसका लॉट साइज अगर 300 का है, यानी 300 स्टॉक का लॉट साइज है, तो आप 300 स्टॉक को एक साथ बाय करेंगे। और लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप मार्जिन दे करके बाय कर सकते हैं, यानी कि अगर 3,60,000 रुपये का शेयर आपको बाय करना है तो आपको 10% या फिर जो स्टॉक का मार्जिन एक्सचेंज ने डिसाइड किया है 10 से 12%, उस बीच का मार्जिन यानी कि 36,000 रुपये दे करके आप 3,60,000 की वैल्यू का स्टॉक उठा सकते हैं। इस तरीके से डेरिवेटिव में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और साथ में इसमें ऑप्शंस भी होते हैं, यानी कि आप प्रीमियम के थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपको इक्विटी शेयर और डेरिवेटिव में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जी, अगला सवाल देखते हैं। और इक्विटी मार्केट में निवेश की शुरुआत कैसे किया जाए जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो? आदित्य चौधरी ये समझना चाह रहा है कि शुरुआत में अगर आपको झटका ना लगे तो कौन कौन से तरह से प्रिकॉशंस रखे जाए? देखिए आजकल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। अगर आप उनमें से अगर आपने पेन पेपर ले रखा है तो ज़रूर एक बार नोट कर लीजिए कि आप देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करते, आप डेली बेसिस पे आप नहीं देखते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तीसरा, आप स्टॉक्स को आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक को आप डीमैट अकाउंट के थ्रू, यानी डीमैट अकाउंट आपने खोला, आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला, तो आप कभी भी उसकी आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। चाहे तो आप फ़ोन पे आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। बस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपके KYC नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। साथ में आपका पैन कार्ड वहाँ पर अपडेट होता है, बिना पैन कार्ड के आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दूसरा, मार्जिन ट्रेडिंग से जरूर बचें। ब्रोकर आपसे कहता है कि आप 30,000 दे करके आप 4 लाख का माल उठा लीजिए, यानी 4 लाख के शेयर खरीद लीजिए। ऐसी ट्रेडिंग ना करें। जितना आपका रिस्क कैपिटाइट है आप उतने ही स्टॉक्स की खरीदारी करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा एग्रीकल्चर कमोडिटी की तरफ भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं सवालों को, और कह रहे हैं कि एग्री कमोडिटी में निवेश करते वक्त आप उन्हीं बातों का ध्यान रहेंगे जो शेयर मार्केट में है, या फिर कुछ अलग होता है थोड़ा सा? देखिए अजय जी, कभी भी किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोखिम जो है वो आपके लिए सबके लिए बराबर होता है। लेकिन आपको एग्री कमोडिटी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेम आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, आप ट्रेडिंग अकाउंट की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन आपकी सारी एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती। कुछ एग्री में होती है, कुछ मेटल्स में होती है। यानी कि एग्री कमोडिटी में आप
अगर आप जाते हैं, सपोज आप टर्मरिक बाय करना चाहते हैं, यानी आप हल्दी को बाय करना चाहते हैं, तो सीजनल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है। खासतौर से एग्री कमोडिटी में किसान भाई बहनों को यहाँ पर ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है कि आपके पास अगर यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी है तो उसके अगेंस्ट में आप वायदा बाजार में उस स्टॉक को बेच करके उससे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। दूसरी तरफ है कि आप कमोडिटी में जहाँ पर आप बात करते हैं तो वहाँ पर सोना, चांदी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सोने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी 5 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट में इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, आप बैंक के थ्रू सिक्के खरीद सकते हैं, ज्वेलर से आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, साथ में आप ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिजिकल गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं, और वायदा बाजार में भी यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। तो ये 5 तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। And what we should do in the case of intraday trading in the financial year, and अगर 3 महीने की बात करें, and in these 3 months which company should be chosen? प्रतीक मोरे, 3 महीने का आउटलुक। देखिए, in 3 month horizon I think you can choose auto parts companies और IT कंपनीज, बिकॉज इनमें आपको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने अभी आपको रिको ऑटो बताया है, ये आप एक अच्छा स्टॉक है, या फिर आप क्वालिटी, वोल्टास, आप इन स्टॉक्स को यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 3 महीने। यानी जैसे गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो इसका सीधा सीधा AC कंपनीज या फिर जो सर्विस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ओवरऑल आपको मार्केट में अब आगे जाते हुए ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है स्टॉक मार्केट की, अगर स्पेसिफिक बात करें, और अगर इमर्जिंग इकॉनमी से तुलना करें तो कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं फाइनली जो हमें इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ पर अजय जी सबसे बड़ा जो डर था वो ये था कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के, या फिर चाइना की ट्रेड वॉर को लेकर के, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब काफ़ी हद तक आपने ट्रेड वॉर यहाँ पर ईज ऑफ होते हुए देखा है। साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इक्विटी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो अब आने वाले लंबे समय में एक तो यहाँ पर अब है कि 2019 के इलेक्शंस को लेकर के भी एक एक्सपेक्टेशन बननी शुरू होगी, मार्केट में उस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मार्केट करेक्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ से आपको करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार को 3 से 5% तक का मैक्सिमम करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा करेक्शन देखने को मिलता है तो हेल्दी स्टॉक्स है कि आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो में बाइंग शुरू कर सकते हैं। और फिलहाल अभी जैसे मैंने स्टॉक स्पेसिफिक बताया, आप इनको यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको वापस से निफ्टी 10,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खास तौर से यहाँ पर अगर सेंसेक्स की बात करें तो मुझे लगता है 33,800 तक के लेवल आपको फिर से देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभी इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए आपका, और सवाल लेने के लिए हमारे दर्शकों के, और जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पर्सपेक्टिव रखा। कोई डिस्क्लेमर अगर देना चाहते हैं, स्वागत है आपका। देखिए, जिन स्टॉक से मैंने बात करी इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी की तरफ से ऐसे क्लाइंटों को सजेशंस गए हुए होंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो फिलहाल आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। जैसा कि आपको पता है कि हम हर मंडे शेयर मार्केट के आउटलुक पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते की जो रणनीति है कम से कम एक दिन हम आपको ज़रूर समझा पाएँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम से। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, लेकिन नए मुद्दों के साथ लगातार आप इकॉनमी टुडे की पूरी टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं। सवाल कैसे करना है आपको पता है। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।